हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट शुरू करूँ मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में डाला था, जो कि जो उतनी ज़्यादा ये फ्रूटफुल नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा मुझे चेंजिंग करना चाहिए। तो मैं टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग किया और कम टाइम में मैं कुछ ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, इसके लेकर के मैंने स्लाइड पे ले गया। ठीक है, चलिए। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1। और मैं ये कहना लेक्चर नंबर 1, कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक प्रे करता हूँ। ये मेरे बहुत पहले से है और मैं खुद इसे ये किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक्स गॉड, इट्स कॉल्ड थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट। तो इतना तो बनता है भाई, इतना तो बनता है ऊपर वाले को शुक्रिया करने के लिए जो हम लोग इतने अच्छे हैं। तो थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ब्यूटीफुल लाइफ एंड स्माइल। तो जब भी मैं बोलूँगा थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, तो आपको रिपीट करना है एज वेल एज एक छोटा सा स्माइल देना है। थोड़ा इस माहौल को हम चेंज करें, राइट। मतलब कि हम इस डेकोरम में आए, इस सिचुएशन में आए और हम पढ़ाई के, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक्स गॉड आप बोलेंगे फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, स्माइल। तो स्माइल जब मैं कहूँगा तो आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है, जो कि जो मैंने ये बनाया है आपके लिए। ओके, और ये जो चीज़ें हैं जो आपके लिए मैंने इतना कलाकारी जो किया है वो आपके लिए किया है, इसमें देख लेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे, कमेंट भी दे देंगे। लाइक कर देगा तो फिर लाइक तो कर ही देंगे। अगर लाइक नहीं किए तो मतलब कि अगर लाइक नहीं हुआ या फिर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो एज योर विश, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि जो मुझे भी एक पता चलेगा कि क्या मैं राइट वे में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, टाइम को न पास करते हुए मैंने यह स्टार्ट करता हूँ। और ये स्लाइड पे जो कुछ भी मैं लिखा हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करेंगे, नोट ज़रूर कीजिएगा कॉपी में। इसको नोट करना ही होगा आपको, ऐसे नहीं समझना है स्लाइड पे है तो इसलिए दैट इट्स ओके, नो। मैं इसमें कोई भी कंटेंट इस तरीके से नहीं डाला जो कि जी बुक का लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया जो कि जी बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल देना पड़े, मटेरियल हो जाए। एकदम कॉन्साइज वे में, एकदम कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में मैंने इसे डाला है। मैं बेसिकली आई एम ओम प्रकाश। बेसिकली मैं खुद बीटेक होल्डर हूँ, बीटेक होल्डर थे ER ओम प्रकाश। मैं बेसिकली ये बताना चाहता था, बेसिकली मैं एडवांस के लिए और नीट के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन इसको देखते हुए मैं NCERT का एक एक चीज़, जैसे कि अगर कोई लोग 12th क्लास में हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, द बेस्ट है। कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ों को मैं छोड़ा नहीं हूँ, सब कुछ एक राइट वे में है। एक बार आप देखेंगे मेरे वीडियो को, जैसे आप देखा आपने, तो कम से कम 7 डेज, यानी कि या यूँ कहें 7 क्लास तक ज़रूर देखिएगा। अगर 7 क्लास तक आपको अच्छा लगता है देन इट्स ओके, अगर अच्छा नहीं लगता तो एज योर विश। आपको अच्छा नहीं लगता, एज योर विश नहीं, आपको क्विट करना ही चाहिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, और आप देखेंगे जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है। ओके फाइन, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट इट। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड, तो ये देखिए सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं सॉलिड स्टेट जो है, ये स्टेट टर्म तो आप जानते हैं, स्टेट टर्म तो जानते हैं, यू नो दैट स्टेट टर्म किसे, क्योंकि जो आप जानते हैं सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी आप जानते हैं प्लाज्मा, बोस,
आइंस्टीन कंडेंसेट। आप ये 5 चीज़ें जानते हैं, ये 5 चीज़ें जानते हैं। ये 5 चीज़ें कहाँ पढ़ना होता था हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा, राइट। लेकिन वो देखिएगा, ये प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है उसको हम लोग को आगे नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसे पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट का 12th क्लास का है। राइट नाउ अभी बताया जाता है जी ये 11th क्लास में शिफ्ट हो गया है, लेकिन आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में 11th हो या 12th हो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लिक्विड है, लिक्विड मैंने सॉल्यूशन चैप्टर है, हम जस्ट इसके तुरंत बाद मैंने शुरू करूँगा सॉल्यूशन चैप्टर, उसके बाद से दीज आर द गैसियस स्टेट जो कि 11th क्लास का चैप्टर होता है, ठीक है। ओके राइट, तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैं स्लाइड पे लिखा हूँ, मैं ये जो कंटेंट लिखा हूँ उस कंटेंट को आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, इसको आप मिस नहीं करेंगे प्लीज़, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। ओके, अब देखिए क्या होता है सॉलिड स्टेट में कहता कि एनी गिवन सब्सटेंस मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी बताया मैंने, यानी कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास हो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये हम कैसे समझें? तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर सॉलिड होगा तो ये 2 पार्टिकल यहाँ पे आया है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यही लिक्विड होगा तो इन 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, और यही अगर गैसियस स्टेट होगा तो 2 पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम होगा। ये बात हम जानते हैं। तो उसी के बेस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, कि 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, राइट। ओके, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, सी हियर सेकंड पॉइंट, इट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिवर्सल ऑपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब क्या कि 2 ऑपोजिट टाइप कहने का मतलब क्या, अगर आप कह रहे हैं अपोजिट टाइप, थोड़ा सा ओके सी, अपोजिट टाइप के मतलब क्या होता है कि अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कोई रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट टाइप होगा, राइट। तो यही कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2, ये टोटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 टाइप के फोर्स के ऊपर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिवर्सल ऑपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी। तो पहला टेंडेंसी क्या लिखा हुआ भाई, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। मतलब क्या, 2 पार्टिकल, यहाँ देखिए, ये देखिए 2 पार्टिकल के बीच में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एकदम बिल्कुल पास पास आएगा, और जब दोनों बिल्कुल पास पास आएगा तो इट मे फॉर्म ऑफ द सॉलिड, ऐसा ही होगा। ये जो दोनों है, ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर थोड़ा कम होगा तो लिक्विड होगा, और थोड़ा कम होता गैस होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर इस केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो हम कहते हैं सॉलिड, और दूसरा टर्म होता है जैसे कि जो हमने यहाँ लिखा था रिपल्शन, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इस केस में देखिए क्या लिखा हुआ, टेंडेंसी टू स्किप, ये लिखा हुआ ना, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहा है। यानी कि तो हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये गैसियस स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है, वी कैन से दैट, बहुत कम होता है। तो हम क्या बात सोच सकते हैं कि ऐसे भी हम जानते हैं कि ये गैस पार्टिकल इधर जाता है, ये गैस पार्टिकल, यानी कि ये दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तभी तो गैस, एक गैस यहाँ होता तो एक गैस यहाँ होता, एक गैस यहाँ होता, ऐसे होता है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता तो कुछ पास होता, लेकिन एक गैस अगर इधर जाता है तो दूसरा गैस इधर जाता है, या फिर किधर रैंडम मूवमेंट होता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, राइट। तो इस केस में देखिए
रिपल्सिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी पे डिफाइन करते हैं। तो हम यहीं पे यहाँ पे लिखा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये लिखा हूँ, देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी बोले तो उसको भागने की टेंडेंसी क्या है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम इसे क्या करते हैं, सॉलिड। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन अभी भी है बट एस्केपिंग टेंडेंसी छोटा है तो ये क्या मतलब, लिक्विड। और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत कम है और एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो वी कैन से दैट गैस, राइट। तो ये तीन चीज़ें, इट्स ए बेसिक चीज़, मैं एक आपको बॉटम से लेकर के टॉप तक लेके जाऊंगा मैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके डिस्टिंग्विश करते जाऊंगा, क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। इसी के बेस पे हमारे पास 5 होते हैं या 3 होते हैं स्टेट, क्या, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों को डिस्टिंग्विश करते हैं किसके किसके बेस पे, म्यूचुअल अट्रैक्शन एज वेल एज क्या, एस्केपिंग टेंडेंसी, राइट राइट। अब देखते हैं, देखिए हम बात किसका कर रहे हैं भाई, सॉलिड का। हमारे पास तो लिक्विड की बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं सॉलिड का। तो अब इस सॉलिड के बारे में हमारे पास क्या बताया, जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट राइट। जब ये दो पार्टिकल के बीच में, आपस में दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या ये पार्टिकल कहीं और अपने प्लेस से, या यूं कहें जो ये पार्टिकल, या यूं कहें जो ये पार्टिकल, क्या अपने प्लेस से कहीं और मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब भी होता है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का कुछ एनर्जी होता है, तो वो अपनी जगह पे इसे वाइब्रेट करते रहेगा, ऑलवेज वाइब्रेट करते रहेगा, ये मूव नहीं करता। लेकिन आप दो चीज़ देखते हैं, एक होता है गैसियस स्टेट और एक होता है लिक्विड स्टेट, और भी होता है, मैंने कहने का मतलब लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस केस में क्या करते हैं ना, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, या ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, कुछ भी मॉलिक्यूल पार्टिकल, ये आपस में इधर उधर मूव करते रहते हैं। मतलब क्या, ये पार्टिकल यहीं चला जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज करता है। सेम एज लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होता है। आप दो लिक्विड का मिक्सचर को मिलाएंगे तो पार्टिकल, या यूं कहें जो एक ही लिक्विड का मॉलिक्यूल का पार्टिकल कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, ऐसा होते रहता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो ऊपर से नीचे चला जाएगा, ऐसे मैंने इंटर मिक्सिंग होता है। बट इन केस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के केस में कोई भी पार्टिकल क्या होता है, अपने ही पोजीशन पे रहता है, वो अपने पोजीशन को छोड़ करके कहीं जाता नहीं, वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, राइट ओके। तो इसी को लिखा गया यहाँ पे। हम सॉलिड के बारे में आप शुरू कर दिए, क्योंकि हम लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, हम अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन उससे रिगार्डिंग जो भी होगा यहाँ पे डिस्कस कर दीजिएगा। वेल, तो क्या लिखा हुआ, सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर हम जानते हैं बेसिकली हमको 3 टाइप का पढ़ना, उसमें से एक जो है, एक टाइप जो है सॉलिड है, तो वही बात लिखा है। सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज सफिशियंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी बताया था मैंने, म्यूचुअल अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होता है, विच हैज सफिशियंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल के बीच में, ये दो मोलिक्यूल है, दो मोलिक्यूल के बीच में, बिटवीन मोलिक्यूल, सो दैट मोलिक्यूल कैन नॉट मूव, ये चीजें ध्यान रखना, कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, पास्ट ईच अदर या फॉर ईच अदर, ये पास्ट ईच अदर मैंने इसे लैंग्वेज लिख दिया, बट आप पास्ट कैसे हैं, फॉर कैसे, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, मीन्स जैसे गैसियस स्टेट में मैंने बताया, लिक्विड में बताया, जो आपस में इंटरमिक्स करता है, बट इसमें इंटरमिक्स नहीं होगा, यानी कि ये पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा, ये कभी यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, कभी मैंने अपना पोजीशन को नहीं चेंज किया। वही चीज़ें लिखा हुआ, कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के कोई भी आगे पीछे नहीं जा सकता, राइट ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के बारे में। तो क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब जानते हैं, जो कि उसको ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम देख करके समझ जाएं, चाहे जान जाएं कि जो वो सॉलिड होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक, अब तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर
फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर? दो चीजें होता है, देखिए, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। आप जानते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। ये इंटर का मतलब, एक आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल मैच, इंटर स्टेट। अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में सुने थे जी, इंटर स्टेट में एंट्री करना मुश्किल है, आप जानते हैं। तो इंटर का मतलब क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राइट। उसी तरीके से लिखा हुआ इंटरमोलिक्यूल, यह लिखा हुआ ना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स? मतलब क्या? दो डिफरेंट मोलेक्यूल होंगे, इन दो डिफरेंट मोलेक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। वही लिखा हुआ है यहां पे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, राइट। यानी कि क्या बोला है? एटम्स आर टाइटली हेल्ड, यानी कि जो भी एटम्स हो, मोलेक्यूल्स हो, जो कुछ भी हो, एकदम काफी कंप्लीटली टाइटली हेल्ड होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? सॉलिड का। दूसरा बात है, आप ये भी 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ से रिलेटेड है वो सॉलिड के पार्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। वेल, तो यहाँ लिखा हुआ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम की बोले तो सपोज दैट आपने एक आयरन का बॉल ले लिया, आपने सपोज दैट आयरन का बॉल ले लिया। आयरन का बॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? उसको कंप्रेस कर देंगे क्या? थोड़ा सा दबा करके कंप्रेस कर देंगे क्या? नहीं होता है ना। और उसके लिए जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। तो किसी भी चीज़, मैंने ये एग्जांपल दिया, बट किसी भी चीज़ के लिए इसका शेप एज वेल एज वॉल्यूम दोनों ही डिफाइन होता है या दोनों ही डेफिनिट होता है, वो चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप बात करते हैं, यहाँ पे बात करें, अगर सपोज दैट गैस की बात करें, तो आप गुब्बारे में सपोज दैट, या फिर यूँ कहें, आप घरों में अगरबत्ती जलाते हो तो एक कॉर्नर पे आप अगरबत्ती जला दीजिए, तो क्या होता है भाई? अगरबत्ती जला देंगे तो ये पूरा फैल जाएगा। लेकिन एक कॉर्नर पे आप डंबल ला कर रख दें तो डंबल क्या फैल जाएगा? क्या नहीं फैलेगा ना। तो उसका तो एक डेफिनिट शेप है, लेकिन ये गैस क्या है? गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है इसका डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, वो आगे देखेंगे, इसका डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होगा, डेफिनिट शेप भी नहीं होगा, क्योंकि ये जितने आपके पास वॉल्यूम होगा उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। तो ये तो हुआ गैस का। सेम एज लिक्विड की बात करें, लिक्विड के केस में क्या होगा? अब बस सपोज दैट आपने 1 लीटर ले लिया, आपने 1 लीटर क्या ले लिया? वाटर ले लिया। उस 1 लीटर, सॉरी, आपने ले लिया यहाँ पे 1 लीटर वाटर ले लिया, राइट। ये 1 लीटर वाटर तो आप फिक्स हो गया जी। इसका वॉल्यूम कितना भाई? इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया जी, 1 ही लीटर है। उसको थाली में रख दीजिए, चलेगा। उसको किसी बाउल में रख दीजिए तो भी 1 ही लीटर है। उसको कहीं और रख दीजिए तो भी 1 ही, लेकिन उसका शेप तो चेंज हो रहा है ना भाई। वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप चेंज हो रहा है। तो वही कहते हैं लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप चेंज होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड वही कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट। राइट, हम बात कर रहे हैं सॉलिड के बारे में। तो अब बात करेंगे हम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? कहने का मतलब कोई भी सॉलिड है, अगर जैसे कि एक चीज देखें, कॉस्को बॉल है, कॉस्को बॉल देखते हैं, एक आयरन का बॉल है, किसको दाबेंगे तो किसके लिए कौन सा होगा? तो देखिए कॉस्को बॉल के केस में क्या होता है, आपके अंदर में उसके अंदर में क्या है? एयर है, तो कंप्रेस होने की चांस है, पहली बात। चलो ये तो कॉस्को बॉल की बात करें, उससे भी छोड़ करके चलें, एक रबर का कोई बॉल लीजिए, कोई भी एक बॉल ले लेंगे रबर का, उसको कंप्रेस करेंगे, होगा क्या? होगा। लेकिन आयरन के बॉल को कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके लिए कंप्रेस होता है, काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो पार्टिकल है, आयरन जो सॉलिड मैटर जो है, उसमें जो पार्टिकल है वो टाइटली हेल्ड है। लेकिन रबर का कोई बॉल ले लिए, उसमें जो पार्टिकल है वो टाइटली हेल्ड नहीं है। तो अब हम जब जाएंगे ना तो वो आयरन और रबर के बारे में देखेंगे जी भैया ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो हम इन दोनों सॉलिड के बारे में किसको क्या कहें, ठीक है। तो आगे चल करके हम डिस्टिंग्विश करेंगे जो आयरन कौन सा सॉलिड में आ जाता है, रबर कौन सा सॉलिड में आ जाता है। मीन्स व्हाट? आयरन के टाइप, यानी कि जो काफ़ी हार्ड होता है वो कौन सा सॉलिड कहलाएगा, जो थोड़ा सा कम हार्ड होता है उसको कौन सा सॉलिड कहलाएगा। जैसे पनीर का टुकड़ा, पनीर आप घर में यूज करते हैं, पनीर का टुकड़े को कहते हैं क्या? लिक्विड है? नहीं कहते ना, आप क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में तो भैया उसको दाब देगा, टूट जाएगा।
तो वो भी आखिर तो वो भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है, तो दोनों का डिफरेंस है ना। तो दोनों का डिफरेंस में किसके लिए क्या कहते हैं, तो हम थोड़ा सा पैसेंस रखें, हम आगे चलेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। नेक्स्ट कहता है सॉलिड के केस में कहता है वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या, जो किसी भी चीजों को फ्लो करना, यानी कि डिफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ, फैलना। तो आप कोई भी चीजें ये सॉलिड पार्टिकल यहां ला कर रख दें तो फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। लेकिन यहीं पे अगर गैस रख दें तो क्या फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा। यहीं पे लिक्विड रख दें तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा। आप पानी रख दीजिए, जमीन पे गिरा दीजिए, देखिए अपना रास्ता ढूंढ लेता है तुरंत, उसको जिधर जिधर जैसे मिलेगा पाथ अपना बनाते जाएगा, तब तक बनाएगा जब तक कि जो उसको स्लोप मिलते जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल के लिए क्या कहेंगे सर लुढ़क गया, आप रखेंगे तो कहेंगे सर वो तो लुढ़क गया। अरे भैया वो लुढ़क गया लेकिन उसका शेप चेंज नहीं हो ना, वो तो जैसे है वैसे ही है। तो आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है, मिलना, मिक्सअप होना, मिक्सअप होना। तो आप क्या करते हैं, या यूं कहिए फैलने की बात कर रहे हैं, अगर ढेर सारा चीजें तो मिक्स हो जाना चाहिए, और नहीं तो क्या होता है एक ही है तो वो फैलना चाहिए। फैलने का मतलब मिक्सअप होगा तभी तो फैलेगा तभी तो मिक्सअप होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं, इस 4 पॉइंट को हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके ये आपके 12th क्लास का जब भी होगा तो इसमें ये पूछेगा। बाकी चीज़ें नई नीट में पूछने वाला है, नई जेईई में पूछने वाला है, ठीक है। चले तो इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखिए यहीं पे मैंने अभी बताया था ना, जो यहाँ पे आयरन की बात कर रहा था मैं, जो ये आयरन हो तो क्या होगा और रबर होगा तो क्या होगा, ऐसे भी ना, रबर होगा तो क्या होगा। तो हमने अब इसमें हम डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं, ये कौन सा आयरन को कौन सा सॉलिड बोलते हैं, रबर को कौन सा सॉलिड बोलते हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, राइट। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने अभी देखा जो 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द, इसी को सॉलिड बोलते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये 2 पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, लेकिन अगर इसका अरेंजमेंट सही नहीं हो, ऐसे इर्द गिर्द अरेंजमेंट हो, ऐसे अरेंजमेंट हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो भी सॉलिड कहलाता है। बट अगर ये प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में उसको रखा हुआ है और तब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भी सॉलिड कहलाता है। तो इसी के डिस्टिंग्विश किया जाता है अरेंजमेंट, ड्यू टू द क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि सॉलिड का टाइप कितना होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और एटम। पहला सॉलिड को हम डिफाइन जब कर रहे हैं, हमने क्या बताया, 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पहला चीज़ हम जान गए। अब इसके अंदर जा रहे हैं, जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, तो क्या कोई भी मोलिक्यूल कहीं भी पार्टिकल रख देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हो जाएगा क्या, नहीं। अब इसमें और अंदर जाने के बाद से हमको ये पता चला ये पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, एटम का अरेंजमेंट कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और एटम, पहली बात। दूसरा लिखा हुआ है सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, किसके आधार पे, इसके आधार पे, अरेंजमेंट के आधार पे 2 टाइप से सॉलिड को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस, देखिए एमॉर्फस सॉलिड उसको बोलते हैं, हमने क्या कहा, सॉलिड है, जैसे कि आयरन का रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड, और चौक ले लीजिए जो आप बोर्ड में घरों में लिखा जाता है। तो आप जैसे बोर्ड पे स्कूल में जाते हैं तो चौक ऐसा होता है। अगर इतने ही बड़े आयरन का रॉड भी ले लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा आसानी से टूटेगा, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, तो भैया दोनों तो सॉलिड का नाम दिया हमने, जब दोनों सॉलिड का नाम दिया और फिर ये टूट जाता है, ये नहीं टूटता है, तो क्या मामला है, कुछ तो बात होना चाहिए। ओके, तो यही लिखा हुआ है एमॉर्फस सॉलिड, क्या लिखा हुआ है, एटम और पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस केस में ये जो चौक है, इस केस में एटम्स या पार्टिकल कुछ भी अरेंज है
वो एक फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं है, ऐसे ऐसे एक फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं है, एक फिक्स पैटर्न पे नहीं है, वो रैंडम अरेंजमेंट है। और रैंडम अरेंजमेंट है, उसके बाद से पार्टिकल के बीच में फोर्स अफेक्ट है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे मैंने दिखाने का कोशिश किया। पहली बात यहाँ पे देखिए, ये ब्लू वाला और ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको पार्टिकल, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है। हो सकता है सब के सब ब्लैक ब्लैक होता हो सकता है सब ब्लू 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 होता हो, उसके लिए कोई बात नहीं। तो लेकिन ये जो अरेंजमेंट एक फिक्स पैटर्न पे अरेंज नहीं है, एक पूरे एक पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, जिसके वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये बहुत इस केस में, अब देखिए इसी को मैंने एटम में चेंज करवाया, ऐसा एटम को चेंज करवाया तो ये एटम होगा, कुछ कोई भी होगा, जैसे कि ए है, कुछ भी होगा, हम आगे देखते जाएंगे। लेकिन आप समझें, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेटालिक के लिए हम बात करेंगे आगे चल के। तो ये देखिए, अगर सही पैटर्न में अरेंज नहीं किया गया तो देखिए यहाँ पे वॉइड मिल रहा है, ये स्पेस, खाली स्पेस मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे खाली स्पेस मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे खाली स्पेस मिल रहा है। और जब जानते हैं जो कोई भी सॉलिड होगा, अगर उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाए या खाली स्पेस हो जाए तो थोड़ा वीक हो जाएगा ना, ठीक है ना। सॉलिड तो उसी को बोलते हैं ना, एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट पूरा एकदम टाइटली हेल्ड हो, उसी को बोलते हैं सॉलिड। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन आया जो ये इसके अंदर में क्या होता है, वॉइड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और अरेंजमेंट के लिए मैं बता दिया, देखिए क्या लिखा हुआ, सेम ऑर्डर, क्या लिखा हुआ, सेम ऑर्डर ऑन आवर बोथ साइड मेजरिंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, hence the amorphous। ओके, एनीवे आइसोट्रोपिक के बाद ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी देर आगे चल करके आपको दिखाते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप देखिए। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बोले तो प्रॉपर्टीज, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, एमॉर्फस सॉलिड जो है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये एमॉर्फस सॉलिड है क्या है। तो देखिए पहली बात, एटम आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखिए इसका मीन्स है एटम आर, पहला पॉइंट है एटम आर अरेंज इन शॉर्ट रेंज मीन्स व्हाट। देखिए अगर ये ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, अरेंज कर दिया, इतने अरेंज होता है, उसके बाद से ये डिस्क का ऐसे हो जाता है, फिर से ऐसे हो जाएगा। शॉर्ट रेंज इतने दूर के लिए अरेंज हुआ है एक पर्टिकुलर, फिर से यहाँ पे अरेंज होना शुरू होगा, फिर से आगे जाएगा तो ये इधर उधर मूव करेगा। यानी कि ये शॉर्ट रेंज इन द सेंस क्या, ये यहां से लेकर के यहां तक का अरेंजमेंट सही है, फिर से यहाँ डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा, फिर से यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है, फिर से आगे चलकर डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोला गया शॉर्ट रेंज। ये आपको पॉइंट लिखा हुआ है, इसके लिए बुक्स वगैरह में लिखा है तो मैंने इसे लिखा, और यही है शॉर्ट रेंज, जिसको से इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। इस केस में ट्रैप होने की वजह से ये काफ़ी, ये जो भी है सॉलिड का जो भी होगा पोर्शन, ये कंप्लीटली ये वीक हो जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है दे आर ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। अब देखिए हमने तो चॉक की बात किया, चॉक तो वाटर से बनता नहीं है, तो एक्चुअल में क्या है, जिस सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज है उस चीजों को आप पहले बताए गैसियस स्टेट होगा, गैसियस स्टेट के बाद से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड के बाद से सॉलिड में जाएगा। तो हम जानते हैं जो सॉलिड कोई भी बनता है तो वो लिक्विड के पाथ से गुजर के होता है, हम जानते हैं ऐसा, जानते हैं। तो जब लिक्विड का पार्ट है, सपोज दैट लिक्विडिटी है, यानी कि जो सब पार्टिकल आपस में इंटरमिक्सिंग है, इधर उधर मूव कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो उसको सपोज दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने, मैं मान लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने क्या कर दिया, -13 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रख दिया। ये क्या हो जाएगा, इस केस में पार्टिकल का अरेंजमेंट पॉसिबल है, बट इस केस में पार्टिकल का अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, जहां पे पार्टिकल पड़ा रहेगा वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे बैठ जाएगा, वहीं पे तुरंत कूल होकर के वहीं पे एक सॉलिड के फॉर्म बना, चाहे कितना भी स्पेस क्यों ना हो। यहाँ पे इतना स्पेस है ना, इसको यहां से यहां मूव करने के लिए एनर्जी मिला ही नहीं, काफी -13 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका एनर्जी यहीं पे लॉस हो गया, यहीं पे बैठ गया,
ये यहीं पे बैठ गया, यानी कि एवरी पार्टिकल जो जहां पे था वहीं पे रुक गया, जिसका और एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया, तो इस केस में वॉइड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या बोला गया है, सडन कूलिंग, यही नाम दिया गया सडन कूलिंग। आप कभी घरों में देखेंगे, आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह जो होता है, जो जिसको फ्रिज के केस में आप क्या करते हैं, पानी को लेकर के और रख देते हैं और वाटर का एक क्रिस्टल बना देता है। सुबह में आप देखते हैं ये बहुत अच्छा एक सॉलिड फॉर्म में वाटर का एक क्रिस्टल बनता है। उसी को अगर फ्रिज का टेम्परेचर मैंने -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, मैं मान लिया जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं या फिर -10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, राइट, इसको किया जा सकता है -10 डिग्री, और तब पानी को रख दूं। वो होता क्या है कि जितनी शार्पनेस अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखा, उतनी शार्पनेस नहीं आती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो तुरंत कूल हो जाएगा। कूल होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका देखेंगे सरफेस जो होता है रफ हो जाता है। वो मतलब कि उसका रफ होने का कारण है जो उसके जो पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। वो जो एक फैक्ट हम करें, सॉलिड टर्म जब दिए हैं तो हमारे पास सॉलिड का मीन्स होता है कि हमको इस तरीके का अरेंज हो ताकि जो काफ़ी स्ट्रांग हो, वो वीक ना हो, यानी कि जितना अच्छे तरीके से पैकिंग हो, उसको बोलते हैं सॉलिड के बारे में। तो ये ट्रू सॉलिड क्या है, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड मीन्स व्हाट, अरेंजमेंट तो ऐसे वैसे हो गया, इसीलिए नॉट ट्रू सॉलिड। एंड दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए मैंने इसे अंडरलाइन भी किया है, इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। किसको बोलते हैं भैया, एमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ। ऐसा क्या है, देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग कर्व इज स्मूथ, हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। ग्राफ दिखाता हूं जो कूलिंग कर्व स्मूथ कैसे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, स्मूथ होने के मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे वैसे उसका क्या बोलते हैं, वो कूल होते जाएगा। इन द सेंस कि जे अब देखिए यहाँ पे देखिए कूलिंग कर्व इज स्मूथ, मैंने कर्व लिखा है यहाँ पे दिखाऊंगा। कूलिंग कर्व स्मूथ होने का मतलब क्या हुआ, जे अगर यहाँ से टेम्परेचर जा रहा है, या यूँ कहें जी ये यहाँ से टाइम जा रहा है और यहाँ टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, जैसे जैसे टेम्परेचर को आप डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। देखिए धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। अगर आपने इसी टेम्परेचर पर ला करके फिक्स कर दिया तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है यहीं तक कूल होगा, यहीं तक वो जो अरेंजमेंट हो चुका है वो यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, थोड़ा सा मैं आपको आगे की बातें बता रहा हूँ, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रखते हैं ना तो वाटर को, तो वो कंप्लीटली धीरे धीरे जा करके वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को डाउन करेंगे वैसे वैसे टाइम आपका बढ़ते जाएगा। यानी कि ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो टाइम के साथ होना चाहिए। लेकिन इस केस में मैंने क्या बता रहा, क्रिस्टल के टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री, और उसके वजह से होल नाइट छोड़ दिया, यानी कि 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया, तो क्या हो गया, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं घट रहा है भाई। लेकिन एमॉर्फस के केस में क्या होता है, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी घटता है। तो इसका कर्व जो देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जो कर्व देखा गया था वो देखा गया, कूलिंग कर्व क्या होता है, स्मूथ होता है। नेक्स्ट अभी मैं ग्राफ में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड और क्या लिखा हुआ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स व्हाट। अब देखिए अगर आपके पास सपोज दैट आइस है, इसको आप क्या करें 1 डिग्री पे रखते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आइस मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड है, अगर उसको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर मेल्टिंग पॉइंट सपोज दैट उसका मानते हैं जी कोई भी चीज हो, अगर उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे तो जरूरी नहीं है नहीं, ये नहीं होता है जो कंप्लीटली मेल्ट होकर के ये हो जाए। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। आप प्लास्टिक, ये देखो, ये प्लास्टिक, ये ग्लास, ये रबर,
ये एमोर्फस सिलिका, इसमें क्या होता है, और उससे भी एक बढ़िया आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एज यूजुअल की चीज़ें। पेपर का कटिंग ले लो, पेपर, इसको यहाँ से जलाना शुरू करें, यहाँ जलाना शुरू करें, ऐसे छोड़ दें, जलाने के लिए ऐसे छोड़ दें रोड पे, मैंने टेबल ओवर पे एक तरफ माचिस लगा के छोड़ दें। जब आप माचिस लगा के छोड़ देंगे ना तो क्या होगा ना, ये वाला पोर्शन जल के छोड़ जाएगा, या यूँ कह ये जल जाएगा, या यूँ कह यहाँ तक जल जाएगा। यानी कि इट्स में भी हो सकता है जो सब जल जाए। सब जलने का कारण क्या होता है, ये एयर का फ्लो होता है, किसी चीज़ का प्रेशर होता है जो हमको दिखता नहीं है तो जल जाता है। लेकिन जनरली एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, जो जितना आप जलाएंगे ना उतना ही जलेगा, उसके बाद से क्या हो जाता है, 1 सेकेंड ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता ना तो एक बार यहाँ पे आप मतलब कि इसको जलाते तो ये कंप्लीट जल जाता। लेकिन पेपर को आप देखिए, एक पेपर को लेकर के माचिस लगा के जलाइए, उसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा देर जलेगा, उसको से बुझ जाएगा। थोड़ा देर जलने के बाद से बुझता है, क्यों बुझता है भाई, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड है, इसका ये चीज़ें है। एमोर्फस सॉलिड क्यों है, पेपर तो एक हार्ड है ना, पेपर के लिए तो आप लिक्विड नहीं कर सकते, आप सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं कर सकते, आप गैस नहीं कर सकते, वो तो कैरी ऑन। पेपर को आप देखें इसे फाड़ दें, पेपर को जो फाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, जो भी है। तो वो एमोर्फस के केस में आ जाता है, एमोर्फस में आता है। तो उस पेपर को जलाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, यानी कि जी क्या बोले, वो मेल्ट करने की बात आती है या बर्न करने की बात आती है या ऐसा कुछ भी आता है तो शार्पनेस नहीं आता है। ठीक है, अब 6 पॉइंट नंबर क्या कहता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? आइसो मतलब क्या होता है भाई, सेम, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है भाई, नेचर। यानी कि एवरी डायरेक्शन में जब जाएंगे तो एक ही टाइप का मिलेगा। क्यों मिलेगा एक ही टाइप का, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आपका जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट दिया है आपने, वो तो फिक्स्ड पैटर्न में नहीं है ना। पार्टिकल का अरेंजमेंट देखिए, अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम में देख करके समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, इसका किसका, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लास है, रबर, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, एमोर्फस सिलिका है, ये आपका एग्जांपल होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए मैंने इसके बारे में बात कर रहा था, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। ये धीरे धीरे टाइम के साथ देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, मैं दिखाऊंगा वहां पे जी कैसा होता है क्या होता है, अभी बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ कूलिंग कर्व। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट। आइसोट्रोपिक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सही, ये देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो मतलब क्या, एवरी डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इस पार्टिकल का अरेंजमेंट ही सही नहीं है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, जिसको इधर जाओ तो भी, इधर जाओ तो भी, इधर जाओ तो भी, सबका सबके डायरेक्शन में सेम होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास सॉलिड को डिफाइन किया गया है, दीज आर द आइसोट्रोपिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए सेकेंड टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने अभी क्या पढ़ा है, अरेंजमेंट के आधार पे इसके बारे में, सॉलिड क्या है लिक्विड क्या है उसके बारे में देख रहे हैं। बात करते हैं, एटम और पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न। फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न में जब होता है तब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। अब देखिए, देखिए कितना अच्छा है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, देखिए ये आपस में, ये तीनों खास करके आपस में किस तरीके से अट्रैक्टेड है, किस तरीके से अटैच्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉइड कम मिलता है। और यूं कहें जो वॉइड मिल रहा था हर जगह फिक्स्ड है, एवरीवेयर फिक्स्ड है। सबसे पहली बात है, ये आपने एमोर्फस सॉलिड के केस में देखा और क्रिस्टलाइन में, तो एमोर्फस के केस में यहाँ पे वॉइड जो मिलता है ज्यादा मिलता है, और क्रिस्टलाइन में यहाँ पे जो वॉइड मिलता है वो कम मिलता है। पहली बात तो जब कम मिलेगा तो ये सॉलिड, ये देखा गया है, इसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, जो कि ये फिक्स्ड एक अरेंजमेंट होता हो, एटम्स का अरेंजमेंट होगा और तब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन। इसमें वॉइड कम होने की वजह से इसको क्रिस्टलाइन, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, किसके प्रॉपर्टीज भाई,
क्रिस्टलाइन कहता है, देखिए क्या लगेगा, दे आर कंसिडर्ड एज ए ट्रू सॉलिड। इससे पहले क्या बताया था मैंने, फॉल्स, या उसको फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं, नॉट ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि उसका अरेंजमेंट सही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग, ये लिखा हुआ लॉन्ग रेंज तक, यानी कि ये एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, ऐसे होता है ना, बहुत दूर तक होता है। तभी तो आपने देखते होंगे ना, आप आयरन रॉड के बारे में, जो घर में आप मकान बनता है तो आप देखते हैं कितने कितने फीट के होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। इवन ऑल्सो कि जो आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट का जो पोल होता है वो कितने लंबे लंबे, तो ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब जिसका लॉन्ग, बहुत लंबा अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड पार्टिकल, ये टूटता नहीं है, उतने लंबे होने के बावजूद भी नहीं टूटेगा, तो इसको बोलते हैं अप टू, क्या लिखा हुआ, अप टू लॉन्ग रेंज कह रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं, हमने दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था एमॉर्फस के केस में, जो उसमें शॉर्ट रेंज तक होता है, इसमें लॉन्ग रेंज तक होता है, उसको नॉट ट्रू बोलते हैं, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो, राइट, एंड कंट्रोल्ड कूलिंग। उस केस में क्या होता है, कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड। उस केस में क्या होता था बोलिए, उस केस में सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड होता था। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है, स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग, आराम आराम से उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दीजिए, उसके बाद से उसको जमने दीजिए, धीरे धीरे जमते जमते होगा। अब कहेंगे जी सर आयरन के केस में कैसा होता है, आयरन के केस में कैसा होता है, उसके लिए सब कंपनी में देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हम लोग को वही चीज़ें जानना चाहिए जो दिमाग में फिट हो जाए। भैया डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, IITian बनना चाहते हैं IITian में, दैट्स ऑल। इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे रिसर्च ही नहीं करना है। इससे आगे रिसर्च करने के लिए आपको उधर ही जाना है। मेडिकल जाएंगे तो मेडिकल साइंस में रिसर्च करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे तो वहाँ रिसर्च करेंगे। इधर रिसर्च करने के टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास पर्याप्त टाइम मिलता है, रिसर्च करते करते लोग तो क्या से क्या हो जाता है उसके लिए। खैर एनीवे, नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट शार्प बोला मैंने, क्योंकि अगर किसी भी चीज, सपोज दैट आयरन की बात कर ले, मैं मान लेता हूं आयरन का, अगर आयरन जो होता है, सपोज दैट मैं मान लिया 35,000 के, मैं मान लिया, या 2000 या 200 के, कुछ भी हो, मैं इसके लिए ये नहीं कह, ये अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो इसको, इस आयरन को क्या करें 2000 के पे ला करके रख देंगे, तो धीरे 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 करके ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। जबकि ये एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमॉर्फस के केस में अरेंजमेंट ही सही नहीं है। अब दूर दूर का अरेंजमेंट है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जो पास पास में होगा उसका मेल्टिंग होने में नहीं, मेल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका अरेंजमेंट ऐसा ही है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूर दूर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता उसका। लेकिन इसका क्या होता है साहब, यहाँ पे देखिए क्या लगता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। ओए साहब, इसका कूलिंग कर्व के बारे में बात करें, देखो इधर, ये कूलिंग कर्व स्मूथ था। स्मूथ बोले तो क्या, टेम्परेचर एज वेल एज टाइम दोनों के बीच का रिलेशन था, तो बोलता था जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड, एक कर्व आता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखेंगे आगे चल करके, हम गैसियस स्टेट में ये सब कर्व जानते हैं, बट अभी नहीं। तो इस केस में यहाँ पे कूलिंग कर्व क्या होता है, इसका स्मूथ नहीं होता। ये किसके लिए है, दीज आर द एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन की बात नहीं कर रहे, मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको। ये इसका कूलिंग कर्व स्मूथ कैसे होता है, कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ, ये लिखा हुआ है, इट्स ए नॉट स्मूथ, राइट, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। ये दो बातें हमने क्या देखा था उससे, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज मिलते हैं, दैट इज द आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक के केस में इसका मतलब यही हुआ, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, तभी तो एन आइसोट्रॉपी बोल रहे हैं, राइट, ओके। तो मैं ये दोनों चीज़ें मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, क्योंकि जो उसमें मैं लिखा हूँ बताया हूँ, यही कारण है कि मुझे स्लाइड पे आना पड़ा, नहीं तो मेरे को स्लाइड पे उतना ज़्यादा फील नहीं आया, मैंने कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं, बट मैंने स्टार्ट किया आपके लिए, ताकि जो आप इसे देखें समझें और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को मैं डिलीवर कर सकूं, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ इट, राइट। तो
इसके लिए क्या, वेल दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, मैं थोड़ी देर आगे दिखाता हूँ। उसके बाद से एग्जाम, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसके बारे में बात कर रहा है, एनाइसोट्रोपिक के बारे में। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इसके लिए एग्जांपल है NaCl, जिंक सल्फाइड, AgCuFe। क्वेश्चन ये बनता है, ये साहब ये NaCl है तो समझ में आता है, यानी कि सोडियम कहीं होगा, कहीं क्लोरीन होगा, कहीं सोडियम होगा, कहीं क्लोरीन होगा, आप ऐसे कह रहे हैं, इसका अरेंजमेंट होगा तो इसके लिए होगा। ये जिंक सल्फाइड है तो कहीं कहीं Zn+2 होगा, कहीं सल्फर -2 होगा, ऐसा होगा आपने कहा। लेकिन इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे होगा? तो इस केस में मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में इसी में पढ़ना है। मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में एजी ओजी लोजी सुनोजी, गाना सुने आपने? हाँ, तो ये देखिए Ag+, इसमें ये बताऊंगा मैं उस समय ये दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या Ag+ और Ag+ के बीच में अट्रैक्शन होता है? नो, Ag+ के बीच में नहीं होता, लेकिन Ag+ और Ag+ ये साथ में रहता है। कौन? बंधन जोड़ने वाला एक यहाँ पे क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, इसको जोड़ा ना। इसी तरीके से हम डिटेल में बात करेंगे जब मेटालिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप 6 पॉइंट आप देख लिया। प्लीज़ आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जी ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कहीं बुक का लैंग्वेज नहीं है, इसमें शॉर्ट नोट टाइप का ही है। शॉर्ट नोट नहीं है, मतलब कि ये जो इफ़ेक्टिव नोट्स है ये, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये बहुत कलेक्ट करके मैंने जो कुछ हुआ उसको कलेक्ट करके और स्लाइड में डाला हूँ। मैं वो नहीं चाहता कि आप ग्रंथ बनाएं, कॉपी है तो कॉपी बनाएं और इफ़ेक्टिव वर्ड लिखें। आपके पास आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम मिल जाता है, परीक्षा देने जाते हैं तो ये मनमानी 3 घंटा में लिख रहे हैं पेपर, तो 3 घंटे 4 घंटे में लगेगा, 4 घंटे नहीं। वो लोग भी बोलता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको 2 घंटे में पेपर फिनिश करना है, 3 घंटे में फिनिश करना है, एक टाइम लिमिट होता है। तो उस 3 घंटे के केस में क्या क्या कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं उसी के हिसाब से होता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने 2 पॉइंट के बारे में बोला था जिस शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसके ग्राफ को देखेंगे, और एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है। आइसोट्रोपिक ने एनआइसोट्रोपिक। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 डिफरेंट टाइप का मैंने एटम्स के अरेंजमेंट रख दिया। जैसे कि ये सोडियम है, मैं मान लिया, और ये क्लोरीन है, मैं मान लिया। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, मैं मान लिया ये सोडियम। ये इसी टाइप से दिया हुआ है, ये सोडियम है, क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और भी क्लोरीन होगा। इसका मतलब यानी कि सोडियम को चारों तरफ से घेर लिया है क्लोरीन ने। उस तरीके से ये सोडियम, इसी तरीके से हम क्या करें, ये देखिए क्लोरीन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन ये बनता है क्या कि ये क्लोरीन को सोडियम 4 ही घेर के रखता है क्या? भैया अभी नहीं, डिस्कशन करेंगे 3 डायमेंशनल जब बात करेंगे ना, 3D पिक्चर, इसी में सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इस तरीके से सॉलिड का अरेंजमेंट। तो हमने क्या दिखाना चाहता था कि आप देखिए यहाँ पे सोडियम 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 सोडियम, क्लोरीन 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 क्लोरीन, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया, जो एनआइसोट्रोपिक यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आपने ए सीधे गए, ए से बी चले गए, सीधे गए, मैं मान लिया, तो देखिए क्या मिल रहा है, सोडियम 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 सोडियम, केवल सोडियम मिल रहा है। इसको जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सी से डी जा रहे हैं, राइट। सी से डी जा रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है भाई, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, ऐसे भी मिल रहा है। आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस इधर भी चले जाओ, ये देखो तो हम क्या मिले, क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 डायरेक्शन में गए, 3 टाइप का मिला, इधर भी गए तो मिला, इधर भी गए तो मिला, इधर भी गए तो मिला। इसका मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल जब व्यू होता है ना, तो जिधर भी जाएंगे ना, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो उसमें जिधर भी जाएंगे ना वो अलग ही टाइप का एक मिलेगा। सपोज दैट जो अगर इस साइड में गए तो क्लोरीन क्लोरीन ऐसे मिला, किसी और डायरेक्शन में जब जाएंगे ना तो जरूर 1 और 2 क्लोरीन डिफर कर जाएगा। मीन्स व्हाट, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, इतने ज्यादा हम भी रिसर्च नहीं करने के लिए कहेंगे आपको,
जिसमें, लेकिन ये इतने ही समझाने के लिए इतनी काफ़ी है, इतनी ही एनसीईआरटी का चीज़ है, इतने ही आपको पढ़ना है, इतने ही जानना है ये 3 डायमेंशनल में क्या क्या होता है, वो चीज़ें हम 3 डायमेंशन में बताऊंगा, बट राइट नाउ इतना ही जान। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, ये एवरी डायरेक्शन में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज होता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा और नहीं जानना हमको, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, जैसे जाएंगे तो वैसे होगा, ऐसे ओके। दूसरी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया मैंने, नॉट शार्प, ऐसे बोला ना, शार्प नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोला, क्यों, ये देखिए इसका जो कर्व है, ये देखो यहां से नीचे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, क्या ये शार्प है, शार्प का मतलब क्या होता है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न हो, जैसे कि ये वाला है ना, ये वाला मैंने बताया था, ये शार्प है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इस केस में क्या होता है, देखिए ये टेम्परेचर है, ये एनर्जी लेवल है, दीज आर द एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल मीन्स व्हाट, वो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। और ये होता है टाइम, दीज आर द टाइम, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे सपोज दैट कोई लिक्विड रख दिया मैंने, मान लिया सपोज, अब मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये चीज़ है, इसका डायग्राम ये है भैया, ये अरेंज करेंगे ना, ये सॉलिड फॉर्म में जाएंगे तो देखो यहाँ पे एरो बनाया हुआ, ये वाला एरो, ये वाला दिखा है, इस केस में क्या है भैया, ये वाइट वाला पोर्शन है तो इसमें जा रहा है, और इसके ऊपर में जब जा रहा है तो ये अलग है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ अलग होगा, मीन्स व्हाट, ये डायगोनल जाएंगे तो क्या वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक मिलेगा, जैसा कि ये आपको मैं बता सकता हूँ, ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब कि ये दोनों ऐसा नहीं है जी, ये मिक्सअप होकर के जाएगा, यूं कहें जी, ये वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक मिल करके जाएगा तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, इधर का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। ये तीनों एक ही चीज़ की बताया है, एक बार वाइट में जा गया, एक बार ब्लैक में गया है, तो इसके लिए आपको दिखाया गया। वेल, तो इस केस में ये, इसके लिए एनाइसोट्रॉपी के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कूलिंग कर्व के बारे में। तो कूलिंग कर्व के बारे में मैंने बताया यही, ये टेम्परेचर जो होता है डाउन होता है धीरे धीरे, टेम्परेचर डाउन होने के बाद, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सपोज आपका लिक्विड है, लिक्विड कहाँ एग्जिस्ट करता है भैया, 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक एग्जिस्ट है, 100 डिग्री तक। ये लिक्विड का एग्जिस्ट करने का यही है, 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होता है, वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट यहीं पे होता है ना, इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वेपर के बाद, यानी कि वो हम जैसे करते हैं। वेल, हमने क्या बताया जी, ये लिक्विड के केस में, वेरी इट, हाँ, ये लिक्विड के केस में आपने क्या किया, यहाँ पे मैं मान लिया 50 डिग्री है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं मान लिया दीजिए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे तो क्या ये फ्रीज होगा, नहीं, इसको टाइम के साथ टेम्परेचर को घटाते जाना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा तो ये 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे लिक्विड भी मिलता है, 0 डिग्री पे क्या मिलता है, सॉलिड भी मिलता है। अब इस 0 डिग्री पे करके टेम्परेचर को फिक्स करके छोड़ दीजिए, अब देखिए ये फ्रीज होते जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इस पोजीशन पे क्या मिलेगा आपके पास, ये लिक्विड है, लिक्विड से फ्रीजिंग प्रोसेस होते गया सॉलिड, राइट नाउ अब सॉलिड है यहाँ पे। अब सॉलिड होने के बाद ये देखिए कर्व यहां से चला, यहाँ पे चला, इसके बाद यहां से टेम्परेचर को और अगर डाउन करते हैं तो ये सॉलिड के फॉर्म में, यहां भी सॉलिड मिला, ये भी सॉलिड के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में मिला। क्या आपके साथ ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आप चाहें जो यहाँ पे आकर के टेम्परेचर इतना हो, यहाँ पे ऐसे हो, नहीं, इसके लिए क्या है जो एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ला के छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद से लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल का जब अरेंज होगा उसके बाद से धीरे धीरे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते जाएगा और अरेंजमेंट होकर के एक फिक्स पैटर्न में आकर के फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद से आप फिर से क्या करेंगे, और ही ज़्यादा उसको टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन करेंगे वैसे वैसे आएगा। अब देखिए ये टेम्परेचर डाउन करने से क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल 0 डिग्री पे है तो कुछ तो इसमें स्पेस ज़्यादा है, जैसे -13 डिग्री पे कर दिए, -2 डिग्री पे कर दिए, इसके लिए और थोड़ा पास आ जाएगा, और थोड़ा पास आ जाएगा, ठीक है, तो और थोड़ा श्रिंक हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि कूलिंग कर्व जो होता है स्मूथ नहीं होता है। यहाँ से यहाँ देखिए ये लिक्विड है, ये देखिए
फ्रीजिंग प्रोसेस होता है और ये सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए ये बोलता है आइसोमॉर्फस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फस? हमने क्या क्या पढ़ा भाई? एमॉर्फस सॉलिड पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा, दोनों पढ़ा ना। अब देखिए क्वेश्चन में बता आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब इधर लिख दिया मैं, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फस का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। मीन्स व्हाट? कोई ऐसा कोई कंपाउंड ले लें या ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लें जो कि दो डिफरेंट, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए? आइसो माने सेम और मॉर्फस माने उसका शेप सेम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? आइसो टर्म अकेला से नहीं आता। जैसे कि मैं कहूँ आपको एक अगर मेडिकल का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आपको बोला जाए ये जो है, ये जो पार्टिकल जो है ये सिमिलर है, तो किसका सिमिलर है भाई? या ये जो पार्टिकल है या ये जो आदमी है ना सेम है। जैसे तो आपके ऊपर है, देखो ना ये जो लग रहा है ना ऋतिक रोशन जैसा लग रहा है, ऐसा क्या है? ये अक्षय कुमार जैसा लग रहा है, कह सकते हैं। तो भैया किसके साथ लग रहा है? ये अक्षय कुमार के साथ। तो वो अक्षय इधर होना चाहिए ना, एक अक्षय होना चाहिए ना, इधर मोटा वाला अक्षय हो गया, ये अक्षय होना चाहिए ना, या फिर ऋतिक रोशन होना चाहिए ना। आप तो कुछ तो बताएंगे ना। ये कितना कहता है बॉडी बिल्डर है सलमान खान, ऐसे बोलता है, तो भैया सलमान खान जैसा बॉडी होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या? एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और सेम का मतलब क्या होता है? दो के बीच कहीं बात तो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सेम है तो आइसो होगा। तो आइसो होगा तो दो के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए टर्म आया है आइसोमॉर्फस। तो आइसो का मतलब सेम और मॉर्फस का मतलब क्या होता है? शेप और स्ट्रक्चर। मीन्स व्हाट? दो मोलिक्यूल मैंने लिया और दोनों मोलिक्यूल का शेप या स्ट्रक्चर सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फस। समझ में आया क्या है? आइसो का मतलब सेम होता है, मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है। और जब भी हम सेम की बात करते हैं तो कभी अकेला नहीं कहते हैं ये सेम है। अरे किसका सेम है भाई? किसका सेम है? ये कॉस्को बॉल ला कर दिया, उसके बाद से शॉट पुट खेलते होंगे बचपन में, आप जानते होंगे शॉट पुट क्या होता है। वेल आयरन का बॉल होता है, तो इसके लिए शॉट पुट एक गेम होता है, उसमें आयरन का बॉल यूज कर। तो इस केस में क्या बता रहा था मैं? तो यहां पे एक और यहां पे एक, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा तभी आइसो कहेंगे। तो यही चीजें लिखा हुआ है यहां पे। देखिए पहला पॉइंट, इट इज यूज फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड। दो डिफरेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ये बात सही है। दूसरी बात, क्योंकि जी यहां पे देखिए हम दो डिफरेंट, यानी कि ए ले लिया, ये बी ले लिया, दोनों का शेप सेम है, तो इसका मतलब टू डिफरेंट कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। दो डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फस। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हूं मैं, ZnSO4.7H2 व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, आप MgSO4.7H2 ये क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। अगर इन सब का स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका या इसका या इसका, मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन इसमें से किसी दो का कंपेयर करते हैं तो इसका शेप और क्या स्ट्रक्चर सेम ही आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द आइसोमॉर्फस। एक और देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट, यहाँ पे Ag2S लिखा हुआ, तो इसके लिए भी अगर देखेंगे ना तो इसका जो शेप मिलेगा ना सेम टाइप का इसका भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आइसोमॉर्फस बोलते हैं। आइसोमॉर्फस मतलब समझ गए आप चीजों को? ओके, नेक्स्ट बात आता है पॉलीमॉर्फस। ये देखिए पॉली का मतलब क्या होता है भाई? पॉली का मतलब क्या था? मेनी, मैंने लिखा हूं किधर गया? मोर और क्या लिखा? मोर देन वन, सॉरी, पॉली का मतलब लिख दिया मैंने, मोर देन वन। इधर एरो है भाई, एरो, मोर देन वन। इसके लिए क्या लिखा मैंने? ये अभी लिखा है था। मॉर्फस का मतलब क्या? शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ, ये पॉलीमॉर्फस के केस में होता। पॉली मतलब क्या? जैसे आपके बात कर रहे हैं, आप अच्छा एक्टिंग करते हो, ठीक है, तो कैसा एक्टिंग करते हो? हीरो का भी एक्टिंग कर लेते हो, जोकर का भी एक्टिंग कर लेते हो भाई, जोकर का भी एक्टिंग कर लेते हैं आप क्या? तो कहने का मतलब क्या हुआ? आपके पास टैलेंट ज़्यादा है
हीरो का भी एक्टिंग कर लेना, जोकर का भी एक्टिंग कर लेना, टीचर का भी एक्टिंग कर लेना, स्टूडेंट का भी एक्टिंग कर लेना। यानी कि ये आपके पास बहुत सारे टैलेंट है। जब बहुत सारे टैलेंट है इसका मतलब क्या हुआ, आप अकेले ही हो, अपना शेप चेंज कर दें। जैसे कीजिए पिक्चर का हीरो की बात करें तो किसी पिक्चर में हीरो बनता है, किसी पिक्चर में विलेन बनता है तो एक ही आदमी, लेकिन दो डिफरेंट फॉर्म में मिला। कब मिला भाई? डायरेक्टर का है तुमको यहाँ पे हीरो बनना है तो हीरो बना, है तुमको यहाँ विलन बनना है तो विलन बना। मीन्स व्हाट, अगर हम किसी भी मोलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को उसके अलग अलग कंडीशन पे उसको फ्रीज कराएं, सॉलिड के फॉर्म बनाएं, तो अलग अलग शेप देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज एक ही आदमी है, आप ही हैं। वो हीरो हीरोइन का बात छोड़ दो, अभी बहुत हंगामा हो रहा है, आपकी बात कर रहे हैं। आप ही हैं इस दुनिया के, भविष्य के, सब कुछ, दाता प्रदाता जो भी है। आप बहुत, यू आर ए वेरी जीनियस। यस, आप फील करो अपने आप को, ऐसा प्राउड फील करो, और थोड़ा सा उस प्राउडनेस के लेकर के थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा, इट्स यू हैव लिटिल बिट मेहनत करना पड़ेगा लाइफ के लिए। तो अपने आप का, और हर एक इंसान का अपना अपना, मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। राइट नाउ अभी चले, तो ये आप हैं, आप ऐसे ही दिखते हैं। हाँ, खूब मुस्कुरा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इट्स ए नाइस। सुबह सुबह हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि थोड़ा सा आप स्माइल करो भाई। तो स्माइल करने से, खास करके मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो उस समय हमेशा मैंने पहले ही वही बोलूँगा मैं, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ। उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी पहले से ही है, और ये प्रे मुझे खुद मैंने बनाया, मुझे खुद फील हुआ कि क्यों नहीं थैंक्स गॉड करके, मैं गॉड को थोड़ा सा तो मैं कर ही सकता हूँ, थैंक यू कर ही सकता हूँ। शायद इसी बहाने मैं थैंक यू भी कह पाता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, तो ये क्लास लेता हूँ तो उसमें तो याद आता ही है, दिन भर में 4 क्लास लेना है, 5 क्लास लेना है, तो आदमी को समझ में आ जाता है, इट्स ओके, थैंक्स गॉड, ऊपर वाले का तो एक शुक्रिया बनता है। तो ये आप हैं, आप ही अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं। मतलब कि एक ही मोलिक्यूल डिफरेंट शेप में चेंज हो रहा हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा हो, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीमॉर्फस। यस और नो? देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इट इज यूज फॉर सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट, क्या लिखा? हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या, आप ही जो हैं अलग अलग शेप में चेंज हो रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। शेप क्या, आपका शेप कैसे चेंज होगा? एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इस केस में अब मॉलिक्यूल की बात पे आ जाए, तो मॉलिक्यूल क्या कहता है, एक ही मॉलिक्यूल है, डिफरेंट टेम्परेचर देते तो डिफरेंट शेप बनाता है, दैट इज द, क्या लिखेंगे? पॉलीमॉर्फस। ठीक है, तो ये देखिए, पॉली मतलब कहता है मोर देन वन, एक से ज्यादा फॉर्म में चेंज होता है, क्या? शेप एंड स्ट्रक्चर। तो देखिए जिंक सल्फाइड ZnS, हमने ZnS की बात कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको, ये देखो ये खत्म होने पे जा रहा है भाई, ये देखो ZnS के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी, ये देखिए ZnS के बारे में, ये देखो यह ZnS है ना, ये ZnS है। इस ZnS के बारे में मैंने बताया था जी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब देखिए यहाँ पे ZnS अभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हमने बताया था जी उसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, लेकिन थोड़ा और आगे जब जाएंगे ना तो अरेंजमेंट जो होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा। इसमें एक होता है CCP स्ट्रक्चर। CCP स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं, ये देखो ऐसे अरेंजमेंट होता है ना एटम का, ऐसे अरेंजमेंट ही पढ़ाया हूं अभी थोड़ी देर पहले, क्रिस्टलाइन में ऐसे बताया हूं, सॉरी ऐसे नहीं बताया, ऐसे बताया। ये HCP के केस में ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ये तीनों के बीच में एक ओवॉइड, ये तीनों के बीच में ये तीनों के बीच में ये स्पेस नहीं है, ऐसे ऐसे बताया। दोनों में स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है, एक के नीचे एक है, ये यहाँ पे क्या है, इसके और इसके दो के नीचे एक पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। CCP क्या है, HCP क्या है, डिस्कस करना है। तो जिंक सल्फाइड जो होता है
CCP और HCP के बारे में डिस्कस करना है। तो हम देखेंगे इसके लिए, यानी कि एक ही जिंक सल्फाइड है, इसका टेम्परेचर, इसका कंडीशन, इसका कूलिंग या इन्वायरमेंट जो भी आप कहें उसको चेंज कर देंगे तो अलग अलग फॉर्म में इसका एटम्स जो होता है प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि अरेंज हो जाता है। अगर किसी और फॉर्म में, अभी मैंने नहीं बताया आपको CCP किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में होता है, वेल जिंक ब्लेंड बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में अरेंज होता है तो जिंक ब्लेंड बोलते हैं। अगर यही एटम इस फॉर्म में होता तो उर्जाइड बोलते हैं। अब जिंक ब्लेंड और उर्जाइड, जिंक ब्लेंड में ये CCP स्ट्रक्चर होता है। मैं बताऊंगा साहब थोड़ा सा पैसे थोड़ा सा, वेल और HCP के केस में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना। पॉलीमॉर्फस के केस में बता दिया जो एक ही मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट अरेंजमेंट करता है, जिसके वजह से उसको हम पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। और जिंक सल्फाइड आपको याद रखना है। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ जो अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं, और लाया भी हूँ। और आप देखेंगे कुछ दिन के लिए, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। 7 क्लास आप करेंगे और फिर आप मुझे जज करेंगे। अगर मैं ठीक हूँ देन कंटिन्यू करेंगे, अगर मैं ठीक नहीं हूँ देन कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। बाकी चीज़ें नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए बनाया हूँ, और ये थोड़ा सा मैं मेहनत किया इसके पीछे। कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है। जितनी सारी चीज़ें दिख रही है शायद मुझसे आप ज़्यादा जानते होंगे। और ये चीज़ें मैं लिखा हूँ लेक्चर नंबर, दिस इज द लेक्चर नंबर 1 है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसके आगे जस्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, और जस्ट इससे लगा हुआ चाहिए। कल मैं फिर से सुबह मॉर्निंग में मैं आपको एक वीडियो फिर से डालूंगा, ठीक है। तो यहीं तक है, देख लीजिए। इससे कुछ ये जो कुछ भी इनोवेटिव जो चीज़ें भी बनाया गया, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा ही कहना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, मैंने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी आएगी जी। सब्सक्राइब, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।